आज शंका समाधान में हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न चिराग साहा जी का है और उनका कहना है कि इन बुक्स it is often said that center of gravity is a point where entire weight of a body is assumed to be concentrated. How can we simply assume this? Do we get the desired result? ये इनका कहना है। कुछ उदाहरण भी इन्होंने और दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो मुख्य रूप से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक स्वरूप माना जाता है कि वहाँ पे आप उस वस्तु के, उस ऑब्जेक्ट के सारे मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इसके ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया है। तो प्रश्न बहुत ही लाजमी है, बहुत ही लाजमी है। जब इतना फैला हुआ ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, हर जगह मास है, तो उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर मान लेना कि सारा मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, ये तर्क संगत नहीं लगता है और है भी नहीं कई मायने में। जैसे मान लो आपके पास में कोई स्फेरिकल या किसी भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उसकी डेंसिटी निकालने को कहा जाए, और डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हम कहें कि हम तो सारे मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। जब सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो गया तो वॉल्यूम तो हो गया 0 और डेंसिटी हो गई इन्फिनिटी। तो ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जिसमें कि आप कतई नहीं कह सकते हो कि सारा मास जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। मान लो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आपको याद होगा, अगर एक छड़ है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, और उसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल करके आता है? ml²/12 ऐसा निकल करके आता है। अब हम कहें कि इसको छोड़ो, इस पूरे रॉड की जगह हम एक सिंगल यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, सारा मास यहाँ कंसंट्रेट कर देते हैं, तो हो जाना चाहिए। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 बनेगा क्योंकि ये तो इस एक्सिस के ही ऊपर है। इसी तरह से आप पेंडुलम के बारे में सोचिए। अगर मान लीजिए एक रॉड है और उस रॉड को, यूनिफॉर्म रॉड है l लंबाई की, और यहाँ किनारे पर छेद करके और ऐसा करके इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड के लिए भी कोई सूत्र है, 2 पाई और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ, mgd यहाँ, और उसको आप करेंगे तो इसकी जगह पे आपको ml²/3 लिखना पड़ेगा, ml²/3 लिखना पड़ेगा, और नीचे में उसका ये मास है, g है, और d का मतलब इसका जो सेंटर है वहाँ से इसकी दूरी, तो ये l/2 है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका 2 पाई, फिर स्क्वायर रूट, m कटेंगे और l एक बचेगा, और 2/3 ऐसा होगा, 2/3 l/g। लेकिन इसी रॉड को अगर आप इसी सेंटर के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेटेड है ऐसा मान लेते, तो फिर ये सिंपल पेंडुलम की तरह हो जाता है, और सिंपल पेंडुलम की तरह होने से इसका जो टाइम पीरियड होता वो 2 पाई स्क्वायर रूट l/g होता। तो आप देख रहे हैं ना, अनेक परिस्थितियां हैं जिसमें कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि पूरे मास को हम एक जगह पे कंसंट्रेटेड मानेंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर आप ऐसा कह सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ परिभाषा आप बता रहे हैं, लिखी हुई परिभाषा, तो या तो लिखने में कुछ छूट गया है और या तो समझने में कुछ छूट गया है। ये उन्हीं परिस्थितियों के लिए लिखा गया है जिसमें कि ऐसा किया जा सकता है, और वो कैसी परिस्थितियां हैं उसका भी हम उदाहरण देते हैं। मान लें कि आपके पास में ये एक रॉड है और उसको हमने यहां पे टिकाया हुआ है, यहां पे उसको टिकाया हुआ है, सेंटर पर नहीं टिकाया हुआ है। तो यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल तो ये रह नहीं सकती है, झुक जाएगी। तो हमने एक फोर्स लगा करके, कोई बल लगा करके और इधर की तरफ ऐसा
उठा करके रखा हुआ है ताकि ये ऐसा झुके नहीं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो इधर का, इसके इधर का ये जो रॉड का हिस्सा है, ये वाला, इस वाले रॉड के भार के कारण से ऐसे नीचे की तरफ उसका भार है, अलग अलग बिंदुओं पर देखो, यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, हर जगह पे मास है। तो ये जो सारे बल लग रहे हैं धरती के कारण, ये सारे जो बल लग रहे हैं, इन सब के कारण से, और यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो ये बल उसको इधर घुमाना चाहेंगे। और इसी तरह जो दूसरी तरफ के जो मास है वहां पर भी ऐसे mg 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 ऐसे यहाँ पर भी बल लग रखे हैं। ये भी बहुत सारे बल हैं, जहां जहां मास होगा वहां वहां बल लगेगा, जहां जहां मास होगा वहां वहां धरती का बल लगेगा। ये सारे बल मिल करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर वालों का प्रभाव अधिक है, इनका टॉर्क अधिक है, इसलिए मुझे एक और इधर से लगाना पड़ रहा है। अब ये बल अगर जानना है कि कितना लगाऊं, तो इसके कारण से यहाँ कितना टॉर्क है, जो कि इसको नाम दे दें ABC। तो AB जो अपना रॉड का ये जो हिस्सा है, इसके कारण से कितना टॉर्क है, तो टॉर्क ड्यू टू AB, ये आपको इस तरफ को है ऐसे ऐसे, और दूसरी तरफ जो BC है, टॉर्क ड्यू टू BC, तो ये उस तरफ को होगा, ऐसा होगा, और F के कारण से फिर ऐसा होगा, टॉर्क ड्यू टू F, ये जो है ये ऐसा होगा। फिर आप इधर वाले को जोड़िए, उधर वाले को जोड़िए, इसका और इसका, हाँ एक ही डायरेक्शन में, ये वाला और ये वाला, और इसके टॉर्क के बराबर कीजिए, आपको F का मान मिलेगा। अब यहाँ पर इन सारे बलों का, ये AB पर जो ये mg 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 लगे हैं, इन सारे बलों का आपको टॉर्क निकालना है। उसके लिए आप कह सकते थे, आप सबका अलग अलग भी निकालो, अलग अलग निकाल के भी आप यहाँ पे जोड़ें, और या फिर इस सारे मास को आप इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान करके और सीधा यहाँ से एक सिंगल m1g बनाइए और उसका टॉर्क निकाल दीजिए, दोनों एक ही आने वाले। यही बात इधर भी है, इन सब का इसका टॉर्क निकालो, उसका टॉर्क निकालो, उसका टॉर्क निकालो, सबको जोड़ो, तब जितना आएगा, अगर आपने ये सारे को इसके सेंटर पे मान लिया कि यहाँ पर ये m2 है और एक ही बल है, इसी का खाली टॉर्क निकालेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। और ये सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान है उसको सिद्ध करना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप कह रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं है, जब तक हम धरती के आसपास में ही हैं और हमारे ऑब्जेक्ट बहुत बड़े नहीं होते हैं, पहाड़ों जैसे नहीं होते हैं। तो अगर जो ऐसे ही पॉइंट को ही चुना जाता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ ये टॉर्क बैलेंस हो, वो अलग अलग सारे m1g m2g m3g m4g जितने पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह पे फोर्स है, उन सब का मिला के जितना अलग अलग फोर्सेस का आप टॉर्क लीजिए, जितना आएगा, अगर आपने इतने का एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करा दिया सारा मास और वो mg लगाया, उसका टॉर्क लिया, तो उतना ही आएगा। तो ऐसे कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि आप इसके मास को, किसी ऑब्जेक्ट के मास को किसी एक खास पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास पे आप कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं काम के लिए है, बाकी के कामों के लिए नहीं। तो इसका ध्यान रखेंगे।